औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th सब्जेक्ट जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें हमने पहला जो लेक्चर उसमें था हमने पढ़ा था कोल के बारे में। फिर नेक्स्ट जो था दैट वाज पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। आज हम इस नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को भी हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। आज के जो टॉपिक्स है दैट विल बी न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बाकी जो थर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस है, उसके बारे में हम यहाँ टाइडल एनर्जी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात हम करेंगे। तो अगर हम देखेंगे कि द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas। हम देखते हैं कि जो कंजप्शन एनर्जी रिसोर्सेज की है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे हमारी कंट्री की बात करेंगे तो डिपेंडेंट हम बन गए किस पे, फॉसल फ्यूल्स पे। जैसे मैंने आपको बताया था फॉसल फ्यूल्स कोल है, पेट्रोलियम है या गैस है। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या, राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल्स एंड गैस एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर। इससे प्राइसेस बढ़ गए और जो अनसर्टेनिटीज़ है कि जो आने वाले फ्यूचर की बात हम करेंगे उसमें सप्लाई कम हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली जब हम यूज़ करेंगे फॉसल फ्यूल्स, और मैंने आपको बोला था कि फॉसल फ्यूल्स हम कह सकते हैं दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है बनने में। तो उस टाइम तक हम वेट क्या कर सकते हैं, हम ये बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारी कितनी जनरेशन्स जो है वो उनको रिन्यू होते हुए नहीं देख सकती है। वो रिन्यू जब हो जाएंगे तो उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गोदावरी जो है एक किस्म के जो मिनरल्स होते हैं उनको 200 मिलियन ईयर्स लगते हैं, और टर्शरी जो है उनको 55 मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज वेरी मच लॉन्ग पीरियड। तो तभी इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में लाते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इनसे अब क्या होता है, जब हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब इनका हम एक तो इनका जो सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर वो भी टेंशन रहती है, अनसर्टेनिटीज़ रहती है, और इसके साथ साथ जो हमारी जो नेशनल इकॉनमी है उस पर भी असर पड़ सकता है। और साथ साथ अगर हम बात करेंगे, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स आल्सो कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो जाती है, लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ओपन पिट्स होते हैं। माइनिंग जब हम करते हैं ओपन पिट्स होते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती है, या और जो हमारी जो पानी है वो ख़राब हो सकता है। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इससे हो जाती है। तो अब क्या करना है, अब इस चीज़ को बचाने, एनवायरमेंटल को बचाने के लिए, फ्यूचर को बचाने के लिए हमें क्या करना है, तो सो देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका हमें इस्तेमाल करना है, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड है, टाइडल है, बायोमास है, या बाकी जो एनर्जी हमें वेस्ट मटेरियल से मिलती है उनका हमें इस्तेमाल करना है। तो इन्हीं एनर्जी रिसोर्सेज को हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो पहला हम देखेंगे, जो पहला जो है दैट इज न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। तो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी क्या है? इट्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। जो एटम्स होते हैं उनको ऑल्टर करके, उनका जो स्ट्रक्चर है उनको ऑल्टर करके, एटम्स का स्ट्रक्चर ऑल्टर करके हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो इस ऑल्ट्रेशन के ज़रिए हमें क्या करना पड़ता है,
तो जो ही ये this when this such alteration is made, what happens? Much energy is produced, or released in the form of heat. अब जब हमने ऑल्ट्रेशन की, आइटम्स की, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स की हमने ऑल्ट्रेशन की, और इस ऑल्ट्रेशन की मदद से क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और हम उस हीट को क्या करते हैं, एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर, और यही हीट क्या करते हैं, ये करते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करते हैं, या हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर में, इसको हम जनरेट करते हैं कौन सी, दिस दिस सॉरी एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब हम ऑल्टर करते हैं आइटम्स के स्ट्रक्चर्स को, हम ऑल्टर करके इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, और एनर्जी रिलीज किस फॉर्म में मिलती है हमें, हीट की फॉर्म में, और इस हीट को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर हमें क्या कैसे प्रोड्यूस होता है, या एक इसमें दो चीज़ें हैं एटॉमिक एनर्जी में, यूरेनियम एंड थोरियम। तो वो क्या करते हैं, वो हमें मदद करते हैं किस में, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में। तो ये कहाँ पे अवेलेबल है, ये पाया जाता है झारखंड में, और अरावली रेंज जो है वहाँ पे मिलता है। अरावली रेंज जो है कहाँ के, राजस्थान के, तो वहाँ पे एटॉमिक न्यूक्लियर पावर जो है वहाँ पे हमें इस्तेमाल में लाई जाती है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो ये एक एनर्जी सोर्स है जो हमें काम में आती है, दिस इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो हम इस्तेमाल में लाते हैं ताकि हम जो अपना काम है वो कर सकते हैं। तो ये था दिस वन न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी है, तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, तो यहाँ पे अच्छी खासी धूप रहती है, अच्छी खासी धूप रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ होती है, एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, किसकी एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ होती है, सोलर एनर्जी को टैप करने की। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सोलर एनर्जी है, दिस इज इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स। क्यों? क्योंकि हम सोलर एनर्जी को कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हम इसका इस्तेमाल कंटिन्यू कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं हो जाएगी जब तक दुनिया मौजूद है, जब तक कायनात मौजूद है, तब तक हमें ये मिलती रहेगी। कौन? दिस सोलर एनर्जी। तो इससे क्या होता है, इससे मिनिमाइज होता है डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स, क्योंकि रूरल एरियाज में ज़्यादातर इस्तेमाल किसका होता है, फायरवुड का और डंग केक्स का। और जब हम इसको हम चेंज करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे, सोलर एनर्जी हम देंगे उनको, क्योंकि हमारे पास सोलर लाइट्स है, सोलर कुकर्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो और डंग केक्स और फायरवुड, इससे क्या होगा, फायरवुड की वजह से ज़्यादा धुआं निकलता है, तो एनवायरमेंटल जो ख़राब हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा चीज़ जो है, जो हम डंग केक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो किस में आएगा, दैट विल बी यूज फॉर मैन्योर। हम जो हमारे खेतों में जो मैन्योर इस्तेमाल होता है, उसमें हम वो लगा सकते हैं। तो दो फायदे हमारे हो गए, और इससे क्या होता है, और विच इज इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो एनवायरनमेंट हम कंजर्वेट कर सकते हैं, उसको कंजर्वेशन उसकी हो सकती है। तो सोलर एनर्जी हम देख सकते हैं, और इसमें एक और फ़ायदा है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमें हमारे पास तार होनी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। लेकिन सोलर की हम बात करेंगे, वो एक स्ट्रक्चर एक ही जगह पे लगाएंगे, उसके बाद जो हमें वहाँ पे जो ज़रूरत है, तो सोलर पैनल्स हमने लगाई, उसके साथ हमने उसके जो वायर्स है, बैटरीज है, उनको कनेक्ट करके हमें जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी जो हम हमारे पास जो एनर्जी ज़रूरत होती है, वो हमें मिल सकती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, और कितना टाइम लगता है उसको, अगर कोई भी डिफेक्ट हो तो बहुत सारे एरिया हमें ये करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कहीं पे किसको क्या प्रॉब्लम हुई है।
तो सोलर एनर्जी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स आजकल के ज़माने में है, जो हमें फ़ायदेमंद है। तो इसके साथ-साथ जो थर्ड है, दैट इज़ विंड पावर और विंड एनर्जी। तो इंडिया जो है, इंडिया की हम बात करेंगे, इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। तो इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है विंड पावर का। विंड पावर दैट मीन्स कि इंडिया जो है, इंडिया के पास है लार्जेस्ट जो है, दिस इज़ इनएग्ज़ॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, और ये उन साइड्स में ज़्यादातर हिली एरियाज़ में, और जहाँ पे क्या अवेलेबल होंगे, जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ होंगे, तो वहाँ पे हम लगाते हैं। ये है कौन, दिस विंड जो है होते हैं विंड फार्म। तो अगर हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे द लार्जेस्ट, ऐसे ये यहाँ पे पहले मैं एक बात बता दूं, ये कैसे जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, या हम एनर्जी कैसे जनरेट करता है। तो हाई स्पीड विंड जो है, वो जो विंड मिल्स लगाई होती है, वो उनके जो फैंस होते हैं वो रोटेट होते हैं, और रोटेट होने के बाद विंड मिल जो है वो विंड मिल बनाते हैं, और उसके बाद जो टरबाइन होता है वो उसको जनरेट करता है, उसको चलाता है, और उसको जनरेट करने के बाद उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। तो इंडिया की हम बात करेंगे, तो इंडिया में जो है लार्जेस्ट विंड फार्म जो है, क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, और हम बात कर इसके साथ साथ ही अपार्ट फ्रॉम दीज, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, गुजरात में है, केरला, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में है। इनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि विंड फार्म क्लस्टर वहाँ पे लगे हुए हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये था आपका नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने न्यूक्लियर एनर्जी डिस्कस किया, हमने डिस्कस सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी डिस्कस किया। जो हमारा नेक्स्ट होगा दैट विल बी, मैंने आपको बताया, जियोथर्मल है, बायोमास है या बायोगैस है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।